जब सुबह ही सुबह झुकी हुई नजरों से माथे पर जरा सा आंचल खींचकर हलीमा ने बेगम को सलाम किया तो उनकी बाछें खुल गईं। खैर से साहिबजादे की तरफ से जो जान को धगधगा लगा हुआ था वो तो दूर हुआ, फौरन दरियाए सखाफत में उबाल आ गया। 6 जोड़े जो उसी मुबारक मौके के लिए तैयार रखे थे इनायत हुए। हाथों में नौगरियां, गले में ठसी और तलाई ईरान जो सनोबर की मौत के बाद छोटे मियाँ की बांदी के लिए सेंध लिए गए थे, अपने हाथ से बेगम ने दे दिए। तेल, फलेल, सुरमा, मसी और अब तो नगोड़े पाउडर का भी फैशन चल गया है। सभी कुछ मुहैया किया गया। साहिबजादे को रंडी में बेगम का मजा मिलना चाहिए। बाजरे की रोटी भी अगरचा घी से खाई जाए तो पराठों का लुत्फ देती है। मनहारन बी ने सुर्ख सब्ज चूड़ियां पहनाई। गरीब हलीमा घुटनों में सर दिए बैठी रही। मनहारन बी की गंदी गंदी दुआओं पर पानी पानी हुई जा रही थी। मर्दान खाने से मुल्हे का छोटा सा घर छमन मियाँ और उनकी बांदी के लिए झाड़ू पहुँच कर संवारा गया। बांदी भी आरजी बीवी होती थी। साहिबजादे की खिदमत गुजारी से जो वक्त मिलता वो सिलाई, कढ़ाई और घर की सजावट में सर्फ होता। भारी काम नहीं लिए जाते। ज्यादा से ज्यादा गुलोरियां बना देना, पान धोना, सुपारी कतर देना, अपने कपड़ों के अलावा मियाँ के कपड़े धोबी को देना लेना, आज पटन का ख्याल रखना, गुस्ल करवाना और ऐसे ही हल्के फुल्के काम। तभी तो बाकी छोकरियां नवाबजादों की बांदियों को बड़े रश्क की निगाह से देखा करती। बासी सड़े खानों के बजाय साहिबजादे के हाथों तरन वाले मिलते थे। साफ सुथरा बिस्तर, अपने काम के बाद मजे से पैर फैलाए सोए और चमन पर तो सब लौंडियां मरती थीं। बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय थे। कभी किसी को नंगी नंगी नजरों से घूरा तक नहीं। सभी को अरमान था कि अल्लाह ने नसीब में भी चमन सरकार जैसा नवाबजादा लिखा हो। गोयों ने पकड़कर उसे सचमुच दुल्हन बना डाला। मेहंदी लगाई, खूब मल मल कर नहलाया। नगोड़ी रो पड़ी। गंदा धन छोकरियों ने उसकी धजियां बिखेर दी। छमन मियाँ की खुशी तो नजम बटिया के हार फूल से भी बढ़ चढ़ कर हुई। जोरदार रत जगा हुआ। नायाब बोबू मस्जिद में ताक भरने गईं। मक्ता दाढ़ीदार मौलवी ने मीलाद मुबारक पढ़ा। रात को शानदार दावत हुई। घर में मिरासने और बाहर कवाल आए। बड़े सरकार तो मुजरे की भी जिद कर रहे थे, मगर उनकी मुंह चढ़ी रंडी किसी शादी में गई हुई थी। तो फिर शादी के सर क्या सींग होते हैं? सच पूछिए तो क्या नहीं हुआ। जहेज भी मिला, मुंह दिखाई भी हुई, बस निकाह के 2 बोल नहीं पड़े गए। वैसे चमन मियाँ तो हर सांस में निकाह के वादे करते हैं, मगर नायाब बोबू का कहना है इन नवाब बच्चों के वादे पानी का बुलबुला होते हैं। वैसे बनो, जो येतें खाने का शौक हो तो निकाह कर लो निकाह, एक छोड़ 10 करो, पर रहोगी बांदी की बांदी। बेगम बनना था तो किसी नवाबजादी की कोख से जन्म लिया होता। शीरमाल, शामी कबाब और बिरयानी खाकर बीवियां गुलों में गिलोरियां दबाकर गाओ तकियों के सहारे हो बैठी तो अल्लाह रखे चमन मियाँ और खरमा बटिया की शादी का जिक्र निकल आया। हलीमा जो पास बैठी गिलोरियां लगा रही थी, कत्थे की चमची चूने में और चूने की कत्थी में डालती रही। मरियम बाजी की सालगिरह भी अचानक हो गई। वैसे तो वो जून में पैदा हुई थी, लेकिन नवंबर कोई बहुत फासले पर ना था। दरअसल ये दावत अनीस मियाँ के कहने पर हुई थी। वो मरियम के लिए एक बहुत लायक लड़का ढूंढ कर लाए थे। आज उसे एक शानदार दावत के बहाने से मरियम से मिलाया जा रहा था। मरियम सफेद झाग सी साड़ी में वाकई कोई मुकद्दस रूह लग रही थी। आज उनकी रंगत मोम जैसी बेजान हो रही थी। आंखों में अनजानी उदासियां थीं। फरीद अहमद उसे मशहूर होकर तक रहे थे। न जाने अनीस ने मरियम के कान में क्या कह दिया कि आंसू टिप टिप गिरने लगे। वो शादी के लिए तैयार नहीं थीं। फरीद अहमद को अनीस घेर कर लाए थे। मुझे शादी नहीं करना, मरियम ने पहले ही कह दिया था। ए लड़की दीवानी हुई है, तुम्हारे पापा बहुत अच्छी सर्विस दिलवा देंगे। लड़का गरीब घराने का है मगर सैयद है। वो सैयद हो या शेख, मुझे किसी से शादी नहीं करना। वो रोती हुई कमरे में भाग गई थी।
हरमा की निगाहें दरवाजे पर लगी थीं। सब आ चुके थे, सिर्फ मंसूर गायब थे। और जब वो मैली कमीज पहने, बालों में उंगलियों से कंघा फेरते, भरी महफिल में आ धमके, तो जी ही जी में उसकी सुबकी हो गई। ए लड़के, कहाँ गायब था? ऐसी कौन सी नौकरी है कि दिन है तो काम, रात है तो काम? आज इतवार को भी काम था। ए ममनानी बेगम, नौकरी ना नौकरी की दुम, बेगार है बेगार, तनख्वाह नहीं मिलती। अफजल मियाँ ने तशरीह की। ओए खुदा की मार इस नौकरी पर, शायद अपनी मुस्तकिल नहीं हुए। अकाबी तनख्वाह का तो जिक्र ही नहीं, मुस्तकिल होकर भी नहीं मिलती। ए लोगो, ये कैसा अंधेरा है, लड़का दिन रात काम में जटा हुआ है और कोड़ी नहीं मिलती। ए भैया, क्या अल्लाह वास्ते का काम है? अल्लाह वास्ते का क्यों, शैतान वास्ते का कहो। ये जो आए दिन शहर में लाठी गोली चलती है, ये इन्हीं की इनायत का नतीजा है। हैदर चचा ने कहका लगाया। ए तो यूं कहो पुलिस में है, पर भैया पुलिस में तो बड़ी आमदनी है। एक चिंधी सी नानी अम्मा बोली। ए अकावी, तुम ठहरे सदा की कोहड़ मगज, तुम्हारे पले नहीं पड़ेगी ये बात। काहे को सर खपा रही हो, मजे से छालिया काटो छालिया। अकाबी, यूं समझो कि पुलिस की लाठियों के लिए खोपड़ियों की जरूरत होती है, बस ये लोग खोपड़ियां थूक में सप्लाई करते हैं। हैदर चचा बोले। ए है लड़की, ये क्या सड़पटा है, ढंग की कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? काबी बोले। चली गई, आप नौकर रख लीजिए अकाबी। मंसूर ने उसके पास घस कर कहा। ए चल दीवाने, सच अकाबी, आपका पानदान मांझा करूंगा, वुजू का लोटा भरा करूंगा और पान कटी में पान कूट कर खिलाया करूंगा। क्या मतलब? कितनी नौकरियां तुम अकेले करोगे? नहीं साहब, मैं अकेला नहीं करूंगा, यही कोई 2-1.5 लाख नौकरियां दिलवा दीजिए, फिलहाल काफी रहूंगा। आप मजाक फरमा रहे हैं, हैदर चचा ने तंज किया। नौकरी तुम्हें चाहिए या पूरे शहर को? मुख्तियार साहब बोले। जी, अर्ज तो किया कि 2-1.5 लाख बेकार हैं शहर में। अम्मा घास खा गए हो क्या? किसी ने सारी दुनिया का ठेका लिया है? अफजल मियाँ चिढ़ गए। ओह, तो आपका मतलब है सिर्फ मुझे नौकरी दिलवाएंगे? और नहीं तो बकौल अफजल मियाँ, ठेका नहीं लिया। हैदर चचा बोले। तो आपने मेरा ठेका लिया है? चचा सटपटाए। यानी क्या मतलब? भाई वो हमने सुना है कि तुम, यानी कि तुम और, हमारा मतलब है हरमा और लाहौल वाला कुव्वत अम्मा। अफजल मियाँ, तुम ही तो कह रहे थे कि आपको मरियम भी बुलाती हैं। इस नाजुक मौके पर बेरे ने आकर इज्जत रख ली और मंसूर माफ कीजिएगा कहकर बाहर आ गया। मंसूर मियाँ हर बात मजाक में उड़ा देते हैं, आखिर नौकरी से क्यों इनकार है? इनकार तो नहीं। मंसूर खुद को नवाबों के नरगे में देखकर सचपटा गया। मिल जाए तो करोगे? हैदर चचा बोले। जी हाँ भाई, नौकरी हमाकत है, पैसा बनाना हो तो बिजनेस करो, खास तौर पर आपकी बिजनेस। रशीद ने दबी जबान से कहा। यार रहने दो, झाड़ का कांटा बनकर लिपट जाएंगे। मंजूर ने कहानी मारी, फिर हैदर चचा से कहा। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, और तुम चाहो तो इंग्लैंड की नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं तुम्हें। चचा, आप क्यों इंग्लैंड जाकर नहीं रहते? रशीद ने पूछा। ये तुम्हारी चची अम्मा हाय तौबा मचाने लगती हैं। ए है, कौन इतनी दूर जाके मट्टी पलीत कराए, मरो तो फिरंगियों के हाथ, आकबत खराब हो। चची ने तशरीह की। बेगम उसकी तुम चिंता ना करो, हम इंशाल्लाह प्लेन चार्टर करा के तुम्हारे मैयत ले आएंगे। खुदा ना करे मरे उसके दुश्मन। तौबा, अकाबी बिगड़ने लगी। अम्मा बिजनेस डैम बोरिंग बनियापन। मंझले मामू अपनी नवेली अंग्रेज बेगम के साथ आते ही मैदान में कूद पड़े। पिछले सीजन में शिमला गए तो हत्थे चढ़ गईं। ये कहिए ये उनके हत्थे चढ़ गए। वो उनके अजीज तरीन दोस्त मिस्टर रब की बीवी थी। गर्मियों में उन्हें तो तोड़ करना थे। बेगम को शिमले भेज दिया। वो मंझले मामू यानी लेफ्टिनेंट मुख्तियार के हाथ ठहरे। दिल ही तो था, आ गया। मंझली ममनानी को तलाक देनी पड़ी और एडना रब फिलहाल तो एडना मुख्तार हैं। मर्द आदमी के लिए तो बस एक ही जॉब है, मिलिट्री। मंझले मामू ने मंसूर की पीठ पर एक धप मारा। यार मैं चला। मंसूर ने चुपके से रशीद से कहा। मियाँ वो बॉडी निकलेगी चंद साल में कि क्या बताइए? क्या साल आम तोड़ने की मघी बने हुए हो? उन्होंने उस भौंडेपन से मंसूर के लंबे कद का मजाक उड़ाया
اور ہر ماں بٹیل جل کر رہ گئیں۔ بات آگے بڑھتی مگر اشرف مختار کو اسی وقت اس کمرے میں لے جانے کے لیے آ گئے جہاں پینے پلانے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ رشید اور منصور بھی کیوں چونکتے، وہاں بھی بحث چل رہی۔ 2-3 پیک کے بعد منصور نے کہا، اچھا صاحب، میں نوکری کے لیے تیار ہوں، فرمائیے کتنے لوگوں کو آپ نوکریاں دلواتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ ہر ماں نے آستین پکڑ کر برآمدے میں کھینچ لیا۔ مگر مریم باجی، نہیں، میں نے بلایا تھا۔ کیوں؟ ذرا قمیض دیکھیے، کیا روشنائی سے بیل بوٹے چھاپے ہیں۔ صبح ہی تو پہنی تھی، پن لیک کرنے لگا اور کل اسے راشد بھائی جان پہن چکے تھے۔ اتنے لوگ جمع ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں کسی کا؟ رشید کی گودر الماری میں سے اس نے ایک قمیص نکال کر دی۔ جلدی سے بدل کر آ جائیے۔ جو حکم محترمہ کا۔ منصور بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ اوپر اپنے کمرے میں مریم سسکیوں سے رو رہی تھی۔ انیس ان کی انگلیاں چوم کر سمجھا رہے تھے، ڈارلنگ بیبی، دنیا داری تو نبھانا ہی پڑے گی، ویسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم میری ہو اور میری رہو گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے انیس۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ہنی؟ اسے پتا چل گیا تو؟ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ بڑا گاؤدی سا ہے، اسے کیا پتا چلے گا؟ دیکھا نہیں تم نے کس بری طرح گھور رہا تھا تمہیں، گدھا کہیں کا۔ مریم غصے سے کانپ اٹھی۔ ارے نہیں، غریب گھر کا لڑکا ہے بیچارہ، اس نے تم جیسی قتالائے عالم لڑکیاں کہاں دیکھی ہوں گی۔ تمہارے پیر دھو دھو کر پیے گا، میں زہر کھا لوں گی، مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ میری جان، کیوں رائی کا پہاڑ بنائے دیتی ہو؟ میں رنڈی نہیں ہوں، آج اس کی کل دوسرے کی۔ ہائے سویٹ بیبی، حالات تم جانتی ہو، ورنہ ذرا سوچو میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مصلحت اسی میں ہے تو آپ طلاق کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا فائدہ ڈھونگ رچانے سے؟ مریم جل گئی۔ کاش طلاق لے سکتا، ہماری سول میرج ہوئی تھی، دوسرے میرے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ قرضہ کسی طرح چک جائے، پھر میں کوئی نوکری تلاش کروں گا، پھر تم کھلے بندوں میری ہو جاؤ گی۔ دوسری صورت کے لیے بھی تم تیار نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر میرا دوست ہے، مگر اب تو بہت دیر ہو گئی میری جان، آپ مجھ سے بور ہو چکے ہیں، پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ مریم رونے لگی۔ یہ تمہارا وہم ہے بیبی، تو پھر وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں، اور تم تو حد کرتی ہو بھائی بزنس کے سلسلے میں خوب جانتی ہوں آپ کی بزنس۔ دیکھو ڈارلنگ، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم تو ہماری بیگم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئیں۔ اس نے تو میرے اوپر کبھی پہرے نہیں بٹھائے، وہ خود جو ہر جائی ہیں، آپ کو کس منہ سے منع کر سکتی ہیں؟ میں بھی تو تمہیں منع نہیں کرتا۔ جانی، مجھ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ انسان تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ میرے دولہا ڈھونڈ کر لائے ہیں، مگر بیبی ہنی کوئی فرق نہیں پاؤ گی تم۔ آئی ایم ریئلی میڈ اباؤٹ یو۔ اچھا، اب مان بھی جاؤ۔ انیس نے اتنا گدگدایا کہ وہ ہنس پڑی۔ آج الٹی گنگا بہ رہی تھی، موئے ارغوانی اپنا رنگ دکھا رہی تھی، بجائے حرما کے آج منصور کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ان نگاہوں میں اسے اپنی فتح کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آج اس نے نہایت چست قمیص اور تنگ موری شلوار پہنی تھی، فاختہ کے پرو جیسا شفان کا دوپٹہ نام 4 کو کندھوں پر پڑا تھا۔ 3.5 سینڈل پہن کر وہ منصور کے کان کی لو تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے کئی بار انجان بن کر منصور سے اپنے کو ناپا، کس قدر موزوں جوڑی تھی۔ چیدر چچا منصور کے پاس بیٹھے بڑے زور شور سے کوئی بالکل بے تکی بحث کر رہے تھے۔ جب ان پر چڑھنے لگتی تھی وہ ہر بات کی کاٹ کرنے لگتے تھے، حتیٰ کہ خود اپنی کاٹ شروع کر دیتے تھے۔ کبھی ایک دم کمیونسٹوں کے خلاف محاذ بنا لیتے اور منصور یا رشید کو گھیر کر الجھنے لگتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کے کمیونسٹوں کی بے عنوانیوں کے یہی جواب دہ ہیں۔ اس وقت ان کے لہجے میں ہائیڈروجن بم گرجنے لگتے، کبھی ایک دم پلٹا کھا جاتے اور خود کمیونسٹوں سے بھی زبردست کمیونسٹ بن جاتے، کیونکہ کسی زمانے میں وہ بال بال سرخ ہوتے بچے تھے۔ ارے ماں، تم لوگوں سے بہتر کمیونزم تو ہمارے دفتر میں موجود ہے۔ پچھلے مہینے ہمارے چپراسی کی لڑکی کی شادی تھی، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ سرکار صرف 2 منٹ کے لیے آ جائیے، میری لاج رہ جائے گی۔ بس جناب، ہمارا بیگم کا دل موم کا تو ہے ہی پگھل گیا، فوراً ساڑی لے کر پہنچی، حالانکہ تحفے صرف برابر والوں کو دیے جاتے ہیں۔
मगर मैंने कहा, क्या चपरासी इंसान नहीं और फिर मुसलमान भी है? क्या नीच लोगों के दिल नहीं होता? बेगम तुम जरूर तोहफा दो। खैर साहब गई बेगम और दिया तोहफा। मंसूर और रशीद समझ गए कि जरूर ये वही साड़ी होगी जिसके बारे में मरियम और हरमा कह रही थी। पुराने गोटे वाले ने 10 रुपए लगाए थे। चची बेगम यूं ठाठ से नए डब्बे में सजा कर ले गई कि बाराती दंग रह गए। मंसूर चचा से बातें करने में मुनहमिक था, मगर उसके हाथ उनके पीछे से गुजरकर उनके दूसरे बाजू पर बैठी हुई हरमा के रेशमी बालों में भटक रहा था। चांद खान चपरासी खुशी के मारे पागल हो गया। मेरे पैर पकड़ लिए गरीब ने। बताइए साहिबजादे, इस्लाम में कम्युनिज्म में क्या फर्क है? अल्लाह पाक फरमाता है अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। चचा हाँक रहे थे। जी बजा फरमाते हैं आप। मंसूर सोचे समझे जवाब दे रहा था। उसकी रूह उस वक्त उस हाथ में खींच आई थी जो हरमा के बालों से फिसल कर गिर्द न पर लरस रहा था। वो दिली दिल में कह रहा था, किबला में कतई आपके हाथ पर बेअत करने को तैयार हूँ, मगर खुदारा ऐसे गर्दन मोड़िए कि हरमा डर कर दूर हो जाए। अल्लाह पाक फरमाता है जो दुनिया में मेरे नाम पर 1 दरम देगा उसे उक़बा में 70,000 दरम मिलेंगे। सौदा बुरा नहीं, मंसूर ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। हरमा ने उसकी उंगली में बारीक सी चुटकी ली और वो उछल पड़ा। चचा चौंकने हो गए। हरमा छप से उठकर भागी। उन्होंने गर्दन मोड़ी तो मंसूर भी गायब था। बेचारे हैरान रह गए। उन्हें शुबा भी ना था कि ये दोनों उन्हें टट्टी बनाए पीठ पीछे चूहे पकड़ रहे थे। किसी ने दोनों को पाए बाग की तरफ जाते ना देखा सिवाय फरखंदा बानों के। उनकी आंखें भीग गईं और दिल ने ठेस महसूस की। या एक झलक छमन मियाँ ने देखी जो देर से आने के माजरत कर रहे थे। अगर छमन कभी चोरी चोरी उसकी तरफ देखते भी तो यूं जैसा चूहा बिल्ली को देखता है। हरमा उनसे चिड़ी हुई भी थी, मगर आज तो वो बड़े बांके तिरछे लग रहे थे। जिस्म पर बूटी भी आ गई थी। बाल भी बरल क्रीम लगाकर संवारे गए थे। जरूर हलीमा ने बना संवार कर ससुराल भेजा होगा। सारे खानदान को मालूम था कि हलीमा छमन पर 2 आतिशा बनकर छा गई है। छमन की दुल्हन को बड़े तीरो तफंग इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उन्हें तो दुनिया में सिवाय हलीमा की दूसरा नजर ही नहीं आता। क्या वहशत है, क्या सुरूर है, पानी का सा लुत्फ कि रोज पीने के बाद भी हमेशा के लिए प्यास ना बुझती। छमन ने आज बेबाकी से हरमा की तरफ देखा था। उनकी नजरों में मंगेतर की हैसियत से कोई पैगाम न था। ब्रादराना दिलचस्पी का इजहार जरूर किया। हरमा ने मुस्कुराकर उन्हें हाथ उठाकर सलाम किया और बाग की तरफ भाग गई। उसका चेहरा तमतमा रहा था। वो सीधी गुसल खाने में जाकर मुंह पर सर्द पानी के छपके मारने लगी। जब दिल की धड़कन जरा काबू में आई, बाल ठीक करने के लिए वो मरियम के कमरे में चली गई। बिजली जलाई तो धक से रह गई। मरियम की नाजुक पलंगड़ी पर सफेद झाग जैसी आबरवा की साड़ी मौजे मार रही थी, जिसके उतार चढ़ाव में पतलून ज़दा टांगे गौता जन थीं। वो गिरती पुड़ती उल्टे पैरों भागी। 2-2 सीढ़ियां एक साथ फलांगती वो तेजी से जीने पर से उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर दुपट्टे में उलझा और वो ऊंधे मुंह मंसूर के फैले हुए बाजुओं में गिरी। हुरमा को बदहवास देखकर मंसूर भी परेशान हो गया। क्या हुआ? उसने उसे संभाल कर पूछा। हुरमा एकदम सिसक कर रो पड़ी और अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। इस कुर्बत ने आग पर तेल का काम कर दिया। औलसरी के तनावर दरख्त के नीचे दोनों पिघल कर बह गए। उफ, ये लड़कियों की कमीज कहाँ से खुलती है? हजारों बटन, लाखों हुक। ड्राइंग रूम में नौजवान लड़के लड़कियां म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। इनके कहके और तालियों की आवाज दूर किसी दुनिया से आ रही थी। कायनात सुनसान थी सिवाय 2 दिलों की धड़कन के। मंसूर ने धंधलके में हरम के नीम प्यासे होंठ और चाहत से सुलगती हुई आंखें देखीं। उसके कागज जैसे सफेद गालों पर मोती अब तक चमक रहे थे। उबली चांदनी जैसा कंवारा सीना कमल के फूलों की तरह कांप रहा था। ठंडी जमीन पर धकती हुई हरमा और 4 बड़े पेक का नशा। आंखें मासूम भूखी आंखें, अनजानी ख्वाहिशात से छलकती आंखें। हरमा की आंखें, मंसूर की आंखें, उसकी महबूबा की आंखें, प्यारे दोस्त की आंखें। जैसे जोर से किसी ने उसे धकेल दिया। वो बच्चों की तरह सहम गया।
اور کوہنیوں میں منہ چھپا لیا۔ وہ شیر جو 2 پل پہلے زور و شور سے گرج رہا تھا دبک کر غار میں واپس لوٹ گیا۔ ڈرتے ڈرتے حرما نے اس کا ہاتھ چھوا۔ اس کے گالوں پر لمبے لمبے آنسو بہ رہے تھے، سینے میں سسکیاں ابل رہی تھی۔ دیر تک دونوں خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جب سانسیں ٹھہر گئیں، حواس واپس آئے تو منصور نے اس کے دونوں سرد ہاتھ اپنی جلتی ہوئی آنکھوں پر رکھ لیے۔ اس حرکت میں وحشیانہ خواہش تھی، نرم و نازک پیار تھا۔ جب دونوں شور و غوغا کی طرف واپس لوٹے تو ایسا معلوم ہوا ساتھ ساتھ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہیں۔ عمدن ایک دوسرے سے دور دور، 2 نازک بلبلوں کی طرح الگ الگ کے کہیں ٹکرا کر پھوٹ نہ جائیں۔ مریم سے آنکھ ملانے کی حرما کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ انیس سے اسے گھن آ رہی تھی، مگر اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ مریم فرید سے بڑے شرارت بھرے اندازے میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انیس دونوں کی باگیں تھامے ہانک رہے تھے۔ چھمن معافی مانگ کر جا چکے تھے اور ان کی پیاری امیاں اور نایاب بوبو بڑبڑا رہی تھی۔ اے میں قربان، کیوں فکر کرتی ہیں؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ الٹیاں لگیں کہ موئی صاحبزادے کے جی سے اتری، اور حرما سوچ رہی تھی کہ اگر اس گدھے نے حلیمہ کو چھوڑ دیا تو وہ اس کے منہ پر تھوک دے گی۔